हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक स्टडी करेंगे। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चंस को स्टडी करना हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट 1 मिल जाएगा, जहाँ से आप उन 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर हम 26 से आगे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी चैनल का प्रमोशन करना था मैंने वहाँ पे कर दिया। अब आपका काम है, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कर देंगे और अपने सभी जो है परिचित दोस्तों को शेयर भी करेंगे यदि आपको पसंद आता है तो। बाकी मेरा काम है आपको पढ़ाना। अब हम नॉन स्टॉप पढ़ाई करेंगे, जिसमें चैनल का किसी प्रकार कोई प्रमोशन नहीं होगा। तो सीधे सीधे हम चलते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 पर। और आप स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है, यात्रियों के नाम है, और सूची 2 में क्या दिया गया है, विजयनगर के शासकों के नाम है। ठीक है, विजयनगर जैसे कि आपको पता है 4 अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पर शासन किया था, तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे शासकों के नाम है और आपको ये बताना है कि कौन से शासक के समय पर कौन सा विदेशी यात्री यहाँ पर आया था। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है निकोलो डी काउंटी, ऑप्शन बी में डोमिंगोसो पेइस यानी कि डोमिंग पाइस, और ऑप्शन 3 में है फेर्नो नूनेस, और ऑप्शन डी में है अब्दुल रज्जाक। इसी प्रकार आपके पास यहाँ पर शासकों के तौर पर कृष्णदेव राय, देव राय द्वितीय और देव राय प्रथम और अच्युत राय, इनके नाम आपको दिए गए। और आपको नीचे जो है ऑप्शंस में ऑप्शन ए बी सी डी करके दिए गए। आपको ये जो ए बी सी डी लिखे हुए इससे आपको मैच करना है और आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर साथ साथ में करेक्ट आंसर बताता जाऊँगा और इसी बीच में जो है आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। और ऐसा करने से आपको वीडियो के एंड तक इतना समझ में आ जाएगा कि आपको कितने आंसर्स आते थे। आपके साथ साथ में जो है यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इस आंसर की। तो आप देखेंगे इसमें अगर हम आसान से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे निकोलो काउंटी। तो निकोलो काउंटी जो आया था वो देव राय फर्स्ट के समय पर आया था। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसमें देखें आपको सब और आसान क्या लगता है। जैसे कि मुझे लगता है आपको अब्दुल रज्जाक जो है यहाँ पर आसान और लगेगा, तो आप इससे मैच कर लीजिए। ये रहा। अब मान लीजिए 2 आपको नहीं भी आते हैं तो भी अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए का थर्ड आपको कहाँ मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ए का थर्ड मिल रहा है और डी का सेकंड ये मिल रहा है। इसके अलावा जो है ए का थर्ड यहाँ पर है लेकिन और मैच नहीं करेगा। इस हिसाब से जो है अगर आप देखेंगे तो डोमिंगो पेइस जो है वो कृष्णदेव राय के समय पर आए थे और इसके साथ साथ जो है फेर्नो नूनेस ये अच्युत राय के समय पर आए थे। तो आपका जो है आंसर सॉल्व हो गया ना कितनी आसानी से। चलिए थोड़ा सा और व्याख्या में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए निकोलो डी काउंटी एक इटालियन यात्री थे जिन्होंने 1420 में भारत में विजयनगर एम्पायर में आए थे। इस समय देवराय प्रथम का शासन चल रहा था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विजयनगर का एक विस्तृत विवरण भी दिया। उसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताया, रीति रिवाजों को बताया। ठीक है, और यहाँ पे नगर की संरचना का भी विस्तृत विवरण प्रदान किया। किसने, निकोलो डी काउंटी ने। इसके साथ साथ अब्दुल रज्जाक जो कि ईरान से आए थे, ईरानी राजदूत थे और 1442 से 1443 तक विजयनगर में रहे। किनके शासन में रहे थे, देव राय सेकंड के समय पर। ठीक है, और डोमिंगो पेइस की बात करें तो ये एक पुर्तगाली यात्री थे जो 1510 में कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। और नूनिस की अगर बात करें तो एक पुर्तगाली यात्री ये भी थे, घोड़ों के सौदागर थे और ये अच्युत देव राय के शासनकाल में 1540 में विजयनगर आए थे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और याद भी रहेंगी। आपको जो है बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे सजेशन को ज़रूर मान लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूटों से उत्तर को चुनिए।
आपके लिए पहले बता दें इमारतें कौन कौन सी हैं। तो एक है एतमा उद दौला का मकबरा, ओके, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। एक है हुमायूं का मकबरा और आसफ खां का मकबरा और ताजमहल। अब आपको जो है इसका क्रम बताना है कि पहले इनमें से क्या बने थे, और इसी तरह से जो है आपके लिए ऑप्शन ए बी सी डी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आप अपना आंसर चुनिए और मैं आपको इसका जो सही आंसर बताने वाला हूँ वो अभी आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको जो है जैसे यहाँ पर अगर आपको किसी भी वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए हो तो आप बड़े ही आसानी से वीडियो को पॉज कर दें, अपना आंसर सेलेक्ट करें, कमेंट में लिखें और फिर उसके बाद चेक करें कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम इनमें से देखें तो हमें पता लगता है कि हुमायूं का मकबरा सबसे पहले बना था। मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि इसका जो है करेक्ट डेट क्या रहेगी। तो देखिए हमें पता लगता है हुमायूं का मकबरा सबसे पहले। फिर अगर हम इसमें से बात करें तो एतमा उद दौला का मकबरा जो है दूसरे नंबर पे आता है इन सब के मुकाबले, और उसके बाद जो है ये नंबर 3 पर आता है आसफ खां का मकबरा। ठीक है, और ताजमहल जो है इन सब के बाद में बनता है, यानी चौथे नंबर पर आता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही क्या होगा, 2 1 3 4। अब आप देखिए 2 1 3 4 इसमें कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए थोड़ा सा व्याख्या में इनका समय भी समझ लेते हैं। तो हुमायूं का मकबरा ये जो है 1565 से 1570 के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसका निर्माण हुमायूं की ही विधवा बेगम ने करवाया था। एतमा उद दौला का मकबरा नूरजहां ने करवाया था 1626 में, जो इनके पिताजी थे नूरजहां के। ताजमहल शाहजहां के समय की एक महान कृति है, 1631 से लेकर 1653 तक। आसफ खां का मकबरा ये 1636 से 1645 के बीच में इसका निर्माण कार्य संपूर्ण या पूर्ण हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ हैं। अगला प्रश्न फिर एक जो है मुश्किल भरा प्रश्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो सिटी टॉपर का सदस्य नहीं है। ठीक है, आप तो सिटी टॉपर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और देखिए आसान और मुश्किल की परिभाषा में सिर्फ इतना सा ही फर्क है, आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो मुश्किल है, बस इतना सा ही छोटा सा फर्क आता है। तो आपको ध्यान से इनको समझते हुए चलना है। एक तरफ जो है लेखक के नाम है अबुल फजल, जियाउद्दीन वर्नी, अब्दुल हमीद लाहौरी और खफी खान, और दूसरी तरफ इनके द्वारा इनके लिखे गए लेख हैं। ठीक है, अब आप इनको मैच करेंगे। यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप अकबरनामा देखें तो ये आपके लिए सबसे आसान ऑप्शन है अबुल फजल का। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आप इसे मैच कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा तो ए का 2। अब आप फटाफट देखो ए का 2 आपको यहाँ मिल रहा है और किसी में है ही नहीं, इसका मतलब यहीं से आपका आंसर सॉल्व हो गया, है ना। लग रहा था बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। आप इसमें से देखिए आपको कौन सा आता है। ठीक है, अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो है क्या लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी है, यहाँ से भी मैच हो जाएगा। अगर आपको ये आता हो तो आप देखेंगे बी और सी, इसमें जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर आपको 2 के आंसर आते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे मैच कर लेते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है बादशाह नामा लिखा है, और खफी खान का मुंतखब उल लुबाब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा सा व्याख्या में समझ लेते हैं। तो अबुल फजल की अकबरनामा है, जियाउद्दीन वर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, अब्दुल हमीद लाहौरी की बादशाह नामा, खफी खान ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है इस समय, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अकबरकालीन निम्नांकित घटनाओं को या इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी अकबर के द्वारा जीते गए अभियान उसमें से किसका वर्ष सही नहीं लिखा है। तो देखिए मेड़ता को हस्तगत करना 1562, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है ना। असीरगढ़ का घेरा 1601, ये भी सही है, ओके। और गोंडवाना की विजय 1564, ये भी सही है। गलत क्या है, उड़ीसा की विजय 1582। तो उड़ीसा की विजय 1582 में नहीं की गई थी, बल्कि उड़ीसा की विजय जो है 1522 में उड़ीसा को जीता गया था। बाकी जो है सारे के सारे विकल्प वो पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके लिए
इस तरफ जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम है और इस तरफ उनसे संबंधित जो है कार्य हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नौरोजी। अगर हम बात करते हैं नौरोजी की, यानी कि दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को इसमें से किसके साथ मैच कर सकते हैं? तो इसको हम मैच कर सकते हैं ड्रेन के साथ। ड्रेन मतलब जो इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसके बाद तिलक, तिलक को स्वराज के साथ मैच कर देंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी और इसके अलावा नेहरू जो है पंचशील समझौते जो चाइना और भारत के बीच में था इससे संबंधित है। तो मुझे लगता है आंसर पूरी तरह से मैच हो गया, हुआ कि नहीं? देखिए ए का सेकंड, इसमें फटाफट देखिए ए का सेकंड बी और सी में है तो एक से काम नहीं चलेगा। तिलक का स्वराज यानी कि बी का फोर भी दोनों में है तो फिर आगे चलना पड़ेगा। गांधी जी का हरिजन यानी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। आइए इसको और समझ लेते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ है, तिलक की जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे याद कर लीजिए। गांधी जी का हरिजन और जो है नेहरू के पंचशील सिद्धांत। हो गया, वेरी गुड। इसी तरह से आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, बस यही जो है हमारी एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को यहाँ से पढ़ाने का। ठीक है, बाकी जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इसे प्रमोट करेंगे। जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हमें भी जो है यूट्यूब से आर्थिक तौर पर फ़ायदा मिल सकता है इन फ्यूचर। अभी तो हम यूट्यूब पे बहुत छोटे हैं, अभी जो है आप जो है केवल पढ़ाई करें, आर्थिक फ़ायदा बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? यानी कि इसमें से जो है 3 ऐसे स्थान होंगे जहां पर पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था और कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना तब तक आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। कैलीकट तो बिल्कुल था क्योंकि यहीं तो वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बरोच को छोड़ दें, कोची, तो कोची में बिल्कुल है क्योंकि इसी जगह पे वास्को डी गामा आए थे, यही इनका जो है बिगनिंग का स्थान है। और माहे ये भी जो है उसी जगह की स्थान है जो आज के समय पे यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, अब बचा बड़ोच। बड़ोच जो है गुजरात में आता है और ये किसका स्थान था या किसकी जो है सेटअप फैक्ट्री थी? ये थी डचों की। ठीक है, चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। बड़ोच जो है पुर्तगाली व्यापारिक ठिकाना नहीं था, जबकि कैलीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम और माहे ये सब पुर्तगालियों के व्यापारिक ठिकाने थे। ठीक है, बड़ोच गुजरात में पड़ता है और ये जो है डचों का, जो डच थे, डचों का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? क्या गजब का क्वेश्चन मिल गया है। बक्सर में इनमें से कौन अंग्रेजी पढ़ाता था? ये तो सारे के सारे नवाब हैं। कैन यू इमेजिन कि ये नवाब जो है अंग्रेजी पढ़ाते थे? जी हाँ, एक बिल्कुल नया तथ्य है। इसकी जानकारी निश्चित रूप से जो है आप लोगों में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स को होगी, लेकिन हमारे साथ रहेंगे तो आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो भी आसान प्रश्न नहीं है, प्रश्न मुश्किल हैं, लेकिन हम आपके लिए इनको जो है बिल्कुल आसान बना देंगे। ठीक है, मुश्किलों को पार करके आसान राहें आ जाएंगी। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी लिखा हुआ है। ए में मीर जाफ़र, बी में सिराजुद्दौला, सी में मीर कासिम और डी में सुजाउद्दीन। तो इसमें से बक्सर में अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? आपको जान के बड़ी ही हैरानी होगी, इसमें जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। आइए यहाँ पे हम व्याख्या से समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बक्सर बिहार, जहाँ पे आज के समय पे बिहार के क्षेत्र है, मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था। और सिराजुद्दौला यहाँ पर जो है सब आपको पता ही है, सिराजुद्दौला नवाब बना था कब? 1756 में। उसके नाना थे अलीवर्दी खान, इनकी मृत्यु 1756 में हो जाती है। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा दिया जाता है और मीर जाफ़र अगला जो है नवाब बनता है। और मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम, यही वाला मीर कासिम जो ऑप्शन सी में नाम लिखा हुआ था, मीर कासिम जो अंग्रेजी पढ़ाता था, ये अगला नवाब बनता है जो मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, यानी कि दामाद था। ठीक है, और एक और बताते हैं, यहाँ पे काल कोठरी की घटना जो है वो सिराजुद्दौला के समय पर ही घटित हुई थी। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं काल कोठरी की घटना थी क्या, 1 या 2 लाइन में ज़रूर लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था?
पिट्स इंडिया एक्ट इसमें से कौन सी डेट में पारित हुआ था? ऑप्शन देखिए, क्या 1781 में हुआ था, क्या 1784 में हुआ था, क्या 1786 में, या 1788 में? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होता है। आइए इसे और समझते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होता है। इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जो 1858 तक ये विद्यमान रही। और ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, जिसे आगे चल करके समाप्त करके सीधे सीधे जो है यहाँ के हर एक पहलू को हम डायरेक्ट जो है क्राउन के अधीन ले आए थे। ठीक है, चलिए आनंद आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा, और आपको अच्छा लगे इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप यकीन मानिए कि आपको जो है कहीं और जाने की तैयारी नहीं होगी आपके एग्ज़ाम आने तक। देखिए तैयारी अगर आपको करनी है तो एग्ज़ाम से पहले नहीं होती है, तैयारी अगर आपको करनी है तो एग्ज़ाम से बहुत पहले करनी होगी। और यदि आपके बिल्कुल पास में कोई एग्ज़ाम है तो आप परेशान ना होइए, ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर नहीं भी इसमें हो पाता है तो अगले एग्ज़ाम तक जो है हम आपको पूरा तैयार कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कामागाटा मारू ये क्या है? अरे गजब का नाम है। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों, अब ये गदरकारी क्या है? गदर पार्टी के सदस्य गदरकारियों ने अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत इनकी कहाँ पर हुई? ठीक है, कामागाटा मारू क्या है? ये एक बंदरगाह है। ठीक है, एक बंदरगाह है, कहाँ का? जापान का। इस बंदरगाह की संबंधित है, यहाँ से एक शिप लेकर आते हैं और ये जो है शिप बहुत सारे भारतीयों को कनाडा जो है छोड़ने जाती है। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि इनकी अंग्रेज़ों के साथ कहाँ पर भिड़ंत होती है? बम्बई में, कलकत्ता में, बजबज में, या फिर जो है इसमें वो कालीकत है, और ऑप्शन डी में कलकत्ता है। कहाँ पर होती है आपको ये बताना है। और आपके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है, इतनी देर में आपने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। कहाँ पे ये भिड़ंत होती है? कलकत्ता में भिड़ंत होती है। आइए व्याख्या में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कामागाटा मारू जहाज पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर होती है भाई? कलकत्ता में होती है। 1914 ईस्वी में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह, ये नाम भी आप याद रखेंगे, बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू जहाज से बैंकूवर कहाँ पर है? कनाडा, यहाँ पर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया तो वो वापस आए। जब वो वापस आए तो कलकत्ता आ जाने पर जो है यहाँ पर पुलिस वालों ने फिर से जो है सवारियों को प्रताड़ित करना शुरू किया और इसी कारणवश यहाँ पर ये जो है मामला गड़बड़ा गया। और जैसे ही मामला गड़बड़ा गया वैसे ही जो है यहाँ पर भिड़ंत हो गई। अब आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आप हमारे चैनल पे बने रहिए और डिटेल में भी हम आपको धीरे धीरे कुछ वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री वीडियो वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप देख लीजिए। चलिए अगला जो है हमारा प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग किस वर्ष में हुई थी? क्या 1935 में हुई थी, 1947 में, 1950 में, या 1951 में? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और आपके लिए जो ऑप्शंस है इसमें से अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको कौन सा मिलेगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1950। कब होती है? 1950 में होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा सा व्याख्या में समझ लेते हैं। तो ऑप्शन सी में स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है 15 मार्च 1950 में। पूरी डेट याद कर लीजिए, 15 मार्च 1950 में। और ये गठन जो है एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में है, केवल परामर्शदात्री निकाय के रूप में है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ध्यान जो है सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए, मेरी ओर नहीं, क्योंकि मुझे तो लैपटॉप में देख के आपको पढ़ाना होगा, इसलिए मुझे नीचे देखना होता है, पर आप जो है यहाँ लगी हुई स्क्रीन पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न नंबर 36। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट ए सही है या आर सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसे करके आपको बताना होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होगा। ये ऐसे वाले प्रश्न हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाले प्रश्नों में हमें दिक्कत आ जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया गया। ठीक है, मुझे लगता है किया गया था। भारी उद्योग मतलब हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आयरन स्टील सेक्टर में जो है ध्यान दिया गया था। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। ठीक है, आयात मीन्स इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट को अगर कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे देश की इंडस्ट्री थोड़ा सा डेवलप कर जाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा हम यहाँ भी देख लेते हैं व्याख्या में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील प्लांट का निर्माण हुआ इसी समय, या निर्माण जो है किया गया था, और आधारभूत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा इस मद हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से इस तरह का फैसला लिया गया था। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। लंबा प्रश्न है पर बहुत ही आसान है, कहाँ मुश्किल है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए में कन्नौज की लड़ाई, फिर खानवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, तो ये कब कब होती है ये आपको बताना है। तो कितना ही आसान सा है, ये तो मुझे पता है आप में से सभी को आता होगा। देखो कन्नौज की लड़ाई कब होती है? 1540 में। खानवा की लड़ाई कब होती है? 1527 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1761 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में। अब आप बताइए। तो 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देखो 4 इसमें फर्स्ट किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। यहीं से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? सेकंड, और थर्ड नंबर पे फर्स्ट, और सबसे लास्ट में थर्ड, पानीपत की थर्ड। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका इस हिसाब से सही हो गया। लगता है मैंने कुछ जो है यहाँ पे गलत समझ लिया, ज़रा देखें। ऑप्शन ए इसमें नहीं बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में सबसे पहले जो है पानीपत की पहली लड़ाई, नहीं इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ है ऑप्शन में। ठीक है, आप वो ना देखें। पहले जो है पहली लड़ाई जो है इन सभी के हिसाब से पहली लड़ाई होती है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, फिर खानवा की लड़ाई होती है, उसके बाद जो है कन्नौज की लड़ाई, और उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऑप्शंस को। 4 2 1 3 यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। खानवा की लड़ाई कब होती है? 16 मार्च 1527 को। इसके बाद जो है कन्नौज की लड़ाई 1540, 17 मई 1540 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो ये जो है पहले नंबर पे आया, हो गया ना। ये दूसरे नंबर पे आया, ये तीसरे नंबर पे आया, और ये चौथे नंबर पे आया। हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर खोजिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस दिक्कत क्या है, आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इतनी सी मुश्किल है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसमें भी आपसे पूछा गया पहले किसको किसने लिखा है, और वो भी सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर किस शासक के समय पर था। और जब आपको इतना आइडिया लग गया ना कि कौन सा शासक कौन सा राइटर किस शासक के दरबार में रहता था, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कितना आसान सा है। जैसे ये जहांगीरी के नाम से, ये अकबरी के नाम से, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि अकबर तो पहले था, जहांगीर बाद में था। ठीक है, हालांकि किताबें आगे पीछे भी लिखी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से आपको कुछ आइडिया मिल जाता है। तो देखिए इसका जो है अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें हमें पता लगेगा कि जो पहला है खज़ाइन उल फुतू, ये जो है सबसे पहले लिखा गया था। वकायते मुस्ताकी ये दूसरे नंबर पे लिखा गया था। तबकाते अकबरी तीसरे नंबर पर, और मासीर ए जहांगीरी चौथे नंबर पे। तो अब 1 2 3 4 देखो कहाँ पर है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है 1 2 3 4। यहाँ मैं टिक लगा देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है,
ऐसे पढ़ाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। अब संस्थाएं दे दी गई है, संस्थाएं भी कौन सी है जो इतनी आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस संस्था की स्थापना किस साल में हुई थी, ये सब अभी आपको व्याख्या में बताएंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें से कौन सी संस्था की स्थापना सबसे पहले होती है। तो हम इसमें देखेंगे, एक लिखा हुआ है बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, या फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इनमें से सबसे पहले स्थापना किसकी होती है सॉरी, तो इनमें सबसे पहले स्थापना होती है कलकत्ता मदरसा की, और कलकत्ता मदरसा के बाद में फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनती है, और फिर उसके बाद जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है, और इन सब के बाद जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है, आइए व्याख्या में समझते हैं और इनके डेट के साथ में। तो देखिए, कलकत्ता मदरसा जो है वो 1781 में इसकी स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनता है, ओके, और फिर उसके बाद बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1786 में, और इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे पता है एक बार में याद नहीं होता है, बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी उलझनें सुलझ जाएंगी। ठीक है, उलझन नहीं रह जाएंगी, बल्कि सुलझ कर समाधान बन जाएंगी। तो मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है, और आपको बता दें, मेरे सजेशन जो मानता है उसको उसका लाभ मिलता है। चलिए अगला प्रश्न जो है, हम यहाँ पे ज़्यादा और बातें करके जो है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हाईली मोटिवेटेड हैं, तभी आप यूट्यूब पर इन वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आप हाईली मोटिवेटेड नहीं होते तो आप इनको नहीं देख रहे होते, इसलिए मुझे आपको मोटिवेशन देने की खास ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है आपको फटाफट पढ़ाना, और मैं आपको वही कर रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है, यानी सबसे पहले इनमें से किसको प्रकाशित किया गया था। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहले तो वो समझ लीजिए आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है। गोदान है, आनंद मठ है, गीतांजलि है, नील दर्पण है। आप ऐसे भी इनका जो है क्रम समझ सकते हैं अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सारी जानकारियाँ हैं तो देखिए इसमें आपको क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि नील दर्पण आपको मालूम ही होगा। नील दर्पण जो है किताब किसने लिखी है, ठीक है, अभी आपको सारी जानकारी देंगे। इसी तरह गीतांजलि, तो गीतांजलि, आनंद मठ, तो नील दर्पण जो है इसको इन सभी में से सबसे पहले लिखा गया था। पहले आ जाएगा नील दर्पण, और फिर नील दर्पण के बाद में जो है इसके बाद आएगा हाँ आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ, ये आएगा आपका दूसरे नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आपका आएगा गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, और फिर उसके बाद गोदान मतलब मुंशी प्रेमचंद की। आइए इसको थोड़ा सा हम व्याख्या में समझ लेते हैं। तो देखिए नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित किताबें हैं। और यहाँ पे आपको बता दें, नील दर्पण में जो है दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के संदर्भ में बात लिखी है, और उनके द्वारा किए गए अत्याचार उसमें दर्शाए गए हैं। साथ साथ आनंद मठ की अगर बात करें तो इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, और इसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इनका अनुक्रम बताना है। चंपारण, एका, पवना, मोपला। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इनका जो है आपको काल अनुक्रम बताना है कि पहले कौन सी घटना यहाँ पर घटित होती है, और फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है। तो इनमें से अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि इनमें से सबसे पहली घटना जो है वो होती है कहाँ की, पवना की। ठीक है, पहला नंबर आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद चंपारण, अभी मैं आपको इसकी ईयर्स के साथ बताऊंगा, चंपारण, और फिर उसके बाद जो है मोपला, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एका। ठीक है, तो इसका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें। पवना का आंदोलन जो है वो 1873 से 76 के बीच में चला। ईश्वर चंद्र राय वो इसके जो है प्रसिद्ध नेता रहे थे। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, और इसमें महात्मा गांधी जो है ने इसको लीड किया था।
मोपला विद्रोह 1920 में केरल की तरफ हुआ था। मोपला मुस्लिम समुदाय है, इन्होंने किया था। अली मुसलिसार ने जो है इस विद्रोह को संभाला था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम अगले पे हैं एका आंदोलन, और एका आंदोलन को जो है मदारी पासी ने लीड किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा उसका कारण। तो देखिए, कृषि के वाणिज्यकरण ने कृषक वर्ग में भी भेद विभेद कर दिया था। ठीक है, क्या ये बात सही लगती है? देखिए आप अपने हिसाब से सोचिए। और फिर कृषि के वाणिज्यकरण ने कृषि वृद्धि हुई थी, वाणिज्यकरण की वजह से कृषि में वृद्धि भी हुई थी। तो क्या अभिकथन जो है वो ए सही है, या फिर अभिकथन जो है ए गलत है, या फिर उसका कारण आर सही है, या फिर कारण जो है ये गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और बी में क्या दिया गया है? दोनों सही तो हैं, लेकिन ये जो आर है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि कृषक वर्ग का विभेद हुआ था, लेकिन कृषि के वाणिज्यकरण से कृषि में वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि जो है वो विभेद का कारण नहीं हो सकता है। पर बातें दोनों सही हैं, पर जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पहले इसकी व्याख्या भी ले लेते हैं। हालांकि व्याख्या में यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे आगे बढ़ के अगले प्रश्न पर ही चलते हैं। ये प्रश्न जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इटली के एकीकरण में, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा यूनिफिकेशन के बारे में। तो ये है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में यंग इटली का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? यंग इटली का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए है काबूर, ऑप्शन बी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन सी गैरिबल्दी और ऑप्शन डी मैजनी। अब आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी मैजनी। यानी कि गिसेप मैजनी जो है वो एक जाने माने जो है रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए। तो गिसेप मैजनी जो है जाने माने रेवोल्यूशनरी थे, और उन्होंने इटली में यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। गैरिबल्दी भी जो है एक रेवोल्यूशनरी थे। इनकी रेड शर्ट ट्रूप थी, रेड शर्ट ट्रूप, जिसकी मदद से इन्होंने जो है टू किंगडम ऑफ सिसिली को इंडिपेंडेंट कराया और इटली में जोड़ा, सरदीनिया के साथ जोड़ दिया था, है ना। विक्टर इमैनुअल ये कौन थे? ये जो है किंग थे, कहाँ के? सरदीनिया के, सरदीनिया के। देखिए इतनी जानकारी आपको साथ साथ में दे रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है तो मुझे लगा कि आप इसके अलग से बता देते हैं। और काउंट कैवियोर इनका पूरा नाम था। ये कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? सरदीनिया के, प्राइम मिनिस्टर थे सरदीनिया के। ठीक है, सरदीनिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इटली की यूनिफिकेशन कराने की। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, एकीकरण किया गया था, यंग इटली का इसमें बड़ा रोल था। गिसेप मैजनी ने इसको 1831 में गठित किया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे जोसेफ मैजनी लिखा हुआ है, अदरवाइज हम गिसेप मैजनी करके पढ़ते हैं। और ज्ञातव्य है कि इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी, कैबियोर, गैरिबल्दी को दिया जाता है, जबकि विक्टर इमैनुअल तो राजा थे। फाइनली यूनिफिकेशन उनके ही नाम से जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को आप समझिए, बार बार उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो अभिकथन पे सीधे चलते हैं। भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। ठीक है, अलग अलग भी बनी रही, स्थानीय भी बनी रही। और भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब आपको बताना है क्या ए और आर दोनों सही है, क्या ए आर की व्याख्या, आर ए की व्याख्या करता है, या दोनों गलत हैं। ये आपके पास जो है ऑप्शन है, इसमें से देखकर आपको सही जवाब बताना होगा। तो देखिए, आपको इसमें क्या पता लग रहा है कि भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। तो क्या ये बात सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कृषि के ऐसा विकास हुआ कहाँ। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है। आगे बताते हैं, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। यहाँ तक तो ठीक है, जटिल थी। ठीक है, लेकिन जो है कृषि समाज की संरचना जटिल थी। हाँ, हम जटिल तो यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो है एक तरह से, जो अगर हम यूँ कहें कि एक व्यापारिक रूप से जो है
ये इसकी स्थापना अभी तक इस समय तक नहीं हो पाई थी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, जटिल का इन द सेंस हम उस तरीके से नहीं लेंगे कि उनकी परेशानियों से लेकर के, लेकिन हम इसको जो है उस तरीके से लेंगे कि जो है इसमें कोई भी जो है व्यापारिक सिस्टम या जो है एक हम यूँ कहें कि प्रबंध तंत्र जो है उसका अभाव था। तो देखिए, भारत में व्यापक भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण प्रभावी था और भारतीय ग्रामों में आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय एक दूसरे से लिप्त या निर्लिप्त थे। परंतु भारतीय कृषक समाज की संरचना अभी जटिल नहीं थी। कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता और उनकी निजी ज़रूरतों को बेचता था, यानी अभी व्यापारिकरण जो है इसमें नहीं आया था। चलिए अगले प्रश्न पर हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो व्यक्तियों के स्टेटमेंट हैं। आपको बताना है कि क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह से आपको इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे इतिहासकार मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। ठीक है, तो वैसे तो हमें सही लगता है। क्या मोरलैंड ने ये बात कही है कि नहीं? फिर आगे देखिए, बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे, ऐसा बाबर कहता है। ठीक है, तो बाबर किस में कहता है? डेफिनेटली बाबरनामा में ही कहेगा, जो उसकी अपनी आत्मकथा उसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये रहा आपके लिए व्याख्या। तो मुगल कालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए इतिहासकार मोरलैंड ने लिखा है कि भारतीय निर्यात का एक बड़ा भाग सूती वस्त्रों के रूप में देखा गया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बाबरनामा में, कि काबुल में भारतीय सूती वस्त्रों का बाजार एक बहुत बड़ा बाजार होता था, एक बड़ा केंद्र होता था। अगले प्रश्न पे चले। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आपने हो सकता है कि कभी इस बारे में नहीं सुना हो, लेकिन आज आपको जो है इसके बारे में पता लग रहा है। ठीक है, आप एक बार जुड़ के तो देखिए, चैनल को प्रमोट तो करिए। देखिए कितने अच्छे वीडियो कितने सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको मैच करना है विचारधारा, और इधर पे जो है कुछ इतिहासकार हैं, कुछ समाज सुधारक हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट लीडर हैं, इस तरह से नेम दिए गए और ये उनके जो है उनके अपने संबंधित कार्य। तो रूसो, कार्ल मार्क ब्लॉक, एफ एंजल्स, एम एन श्रीनिवास। अब आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध किसके साथ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो समाजवाद, जनरल बेल, संस्कृतिकरण और सामंतशाही, ये आपको इसमें दिए गए हैं। तो अब आपको मैच करना है। तो जब आप इसमें मैच करेंगे तो आपको जो है अगर आसान सा दिखे तो आपको मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर मार्क ब्लॉक आप जानते होंगे। तो मार्क ब्लॉक का अगर संबंध हम देखें तो ये है इनका सामंतशाही से, इनके खिलाफ जो है इनका बड़ा योगदान था। ठीक है, इसी में जो है अगर हम देखें यहाँ पर सामंतशाही, अगर हम देखें रूसो, तो रूसो का संबंध किसके साथ है? अगर हम इसको सही से देखें तो रूसो का संबंध जो है वो है संस्कृतिकरण से। ठीक है, एफ एंजल्स, तो एफ एंजल्स जो है वो समाजवाद, और एम एन श्रीनिवास, इनका संबंध जो है जनरल बिल से है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ए का 3, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जरा इसको अभी हम सही कर लेते हैं। क्वेश्चंस जो है इस तरह के थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगर हमने जो है कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर हमसे गलती हुई तो ये क्वेश्चंस जो है मुश्किलें क्रिएट कर देते हैं। रूसो का जो संबंध है वो है जनरल बिल से। ठीक है, रूसो का संबंध जनरल बिल से। अगर हम मार्क ब्लॉक की बात करें तो मार्क ब्लॉक का संबंध जो है वो है आपका यहाँ पर आएगा सामंतशाही से, ये बिल्कुल ठीक था। एफ एंजल्स का जो संबंध है वो है आपका समाजवाद से। ठीक है, और श्रीनिवास जो है ये संस्कृतिकरण से। अब ये सही हो गया, यानी कि रूसो का 2, पहले 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 1 3। ठीक है, तो 2 4 1 3,
देखिए किस में मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कन्फ्यूज़न से बचना है तो आपको जो है साथ साथ में जुड़े रहना होगा। अगले प्रश्न पर हैं हम लोग, चलिए इसको यहाँ से मैच भी कर लेते हैं। रूसो देखिए जनरल विल, कार्ल ब्लॉक सामंतशाही, एफ एंजल समाजवाद और एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यहीं से पता लग जाएगा। तो सिंधु घाटी के लोगों को क्या रथ दौड़ करते थे? शायद नहीं, क्योंकि हमें जो है घोड़ों के अस्तित्व तो हमें मिले हैं, सुरकोटदा से भी मिले हैं, लेकिन जो है इतने नहीं मिले थे, तो रथ दौड़ शायद नहीं होती होगी। पोलो कोई मतलब ही नहीं है, घुड़सवारी भी उसी से संबंधित है, नहीं है। लेकिन हाँ, पासे का खेल लूडो टाइप का, इसका हमें जिक्र मिलता है और हमें इसके जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें सिंधु घाटी के लोगों को पासे का खेल की जानकारी थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये सब उनके अपने एंटरटेनमेंट के माध्यम हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा ऑप्शन ए फारसी भाषा, ऑप्शन बी इसको हटा दें। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम जो है एक फारसी भाषा हो गई, चलिए हम यहाँ पे जो है उर्दू भाषा ले लेते हैं, उर्दू भाषा। ऑप्शन सी अरबी भाषा या फिर ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो चचनामा इसमें से किस में लिखी गई है? चचनामा ऑप्शन नंबर सी अरबी भाषा में लिखी गई किताब है। इसमें जो है हमें सिंध पे हुए आक्रमण की जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी और सिंधु के इतिहास से संबंधित है। इसमें जो है अरबों द्वारा सिंधु विजय के वृत्तांत दिए गए हैं और इसकी रचना जो है अली अहमद ने की थी। ठीक है, इसी समय की जो है या आगे आने वाले कुछ समय में अल-बरूनी जब भारत आया था, अल-बरूनी ये जब भारत आया था, किसके साथ आया था? ये आया था महमूद गजनबी के साथ। और उस समय जो है इसकी किताब है तहकीके हिंद। तो तहकीके हिंद यानी भारत की खोज, ये किताब इसने लिखी। ये भारत में रुका, इसने संस्कृत भाषा भी सीखी और तब जाके उसने किताब लिखी तहकीके हिंद भारत की खोज। ठीक है, ये इससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अरबी भाषा में लिखी गई किताब चचनामा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नेहरू महालनोबिस यानी कि एक ये जो है इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, इनके युक्ति कौशल इसमें से किससे संबंधित है? तो क्या ये राष्ट्रीय योजना समिति से है, बम्बई योजना से है, प्रथम पंचवर्षीय या द्वितीय पंचवर्षीय? तो आपने आज ही के वीडियो में क्वेश्चन किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। ठीक है, ये उसी से संबंधित है और वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो महालनोबिस युक्ति कौशल और नेहरू के साथ मिलकर इसे जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ये योजना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से संबंधित है, जो 1556 से 61 के बीच में चलाई गई थी और इसका उपनाम जो है वो भौतिकवादी योजना भी रखा गया था। इसमें इस योजना के तहत जो है प्रति व्यक्ति आय की उम्मीद 20% की वृद्धि रखी गई थी। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 51 से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहते हैं ए और आर, आपको पहले से पता है, और यहाँ पे आपके लिए जो है कथन दिए गए। तो जैसे कि आप देखेंगे, प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। बात सही लगती है, तभी तो उसको सप्त सिंधु कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पता लग रहा है? आपको इसमें जो है ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जनजातियों के बीच संघर्ष भी होता रहा और उसके साथ साथ जो है इनका निवास स्थान भी यही था। यानी कि दोनों के दोनों सही है और दोनों सही किस में लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी में। और ए आर की या आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने आज के वीडियो में इन 50 क्वेश्चंस को किया।
थोड़ा सा जो है व्याख्या भी आप पढ़ लीजिए। तो शारीरिक आर्य का निवास स्थल सिंधु नदी के आसपास और उसकी सहायक नदियों के बीच का माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस एरिया को संघ प्रदेश भी कहा जाता था और बाद में ही कई वर्गों में ये बढ़ जाते हैं, जिनमें कालांतर में वृद्धि होते रहते हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में कुछ जो है जोड़ घटाव जो है वो चलता रहता है। राइट, तो आज के वीडियो के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। एंड में आपसे फिर कहेंगे, नया चैनल है, जितना ज़्यादा आप इसे ग्रोथ दिलवाएंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह की पढ़ने में कोई दिक्कत हो, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, कहीं पर भी इतिहास से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप जो है हमें लिख कर ज़रूर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और हमारे सजेशंस बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्हें इनसे फ़ायदा हुआ है। डेफिनेटली उन्हें हुआ है तो आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। द सिटी टॉपर परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।